नाजरीन, ताज़ा इत्तलात ये हैं कि कतर में 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई है जो कि इसराइल के लिए कतर में रहकर जासूसी कर रहे थे। इस वक्त अमेरिका में भी कुछ आवाजें उठ रही हैं फलस्तीनियों के हक में। आज 20वां रोज है और 7028 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। बहुत से बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग लापता हैं। क्या आलमी ताकतें इस तरह से ही खामोश रहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, अमेरिकी अदाकारा सूजन सरेंडर के इस स्टेटमेंट के बाद आज सर शर्म से झुक चुका है। अपने ट्विटर पैगाम में लिखती हैं कि फलस्तीनी मुसलमानों पर जो इसराइली बमबारी की जा रही है वो जापान पर गिराए गए एटम बम हिरोशिमा जितनी ही खौफनाक है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी अदाकारों की जानिब से भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया? आज अक़वाम मुत्तहिदा में जिस अमेरिकी करारदाद को रूस और चीन की जानिब से वीटो किया गया उसकी भी बड़ी अहमियत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा अब अपनी खामोशी तोड़ेगा? इस वक्त गजा की क्या सूरत हाल है वीलॉग में आपके सामने रखने वाला हूं, और वो चंद हकायक जिनको मगरबी मीडिया तोड़ मरोड़ कर यानी मस्क कर कर दुनिया के सामने रख रहा है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इजराइल के लिए इंसानी हमदर्दियां समेटी जाएं। इस वक्त सूरत हाल क्या है नाजरीन? फलस्तीन पर इसराइली बमबारी को आज 20वां रोज है और शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7000 से तजावुज कर चुकी है। जिन सहाफ़ियों के साथ मेरी गुफ्तगू हुई मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो फलस्तीनी महकमा सेहत है उनकी तरफ से जो फिगर जारी किए गए हैं उसके मुताबिक इसराइली बमबारी के बायस 940 बच्चों समेत 1650 फलस्तीनी इस वक्त लापता हैं और इसराइली जारहियत से अब तक 12 अस्पताल और 57 तिब्बी मराकज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं और 7028 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 2913 बच्चे और 1709 खवातीन इन शहादतों में शामिल हैं। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं बन चुकी है कि गजा में जो इसराइली फौजें हैं वो तो आपको पता है कि दाखिल हो चुकी हैं। तकरीबन 10 दिन पहले इसराइली फौजें दाखिल हो चुकी थी और उन्होंने फिजाई बमबारी के बाद फिर जमीनी हमलों का भी आगाज कर दिया है। इस वक्त हो ये रहा है कि इस फलस्तीन के जो तिब्बी मराकज़ हैं जिसमें हॉस्पिटल शामिल हैं और जो हसास मकामात है जहां पर अनार्म्ड सिविलियंस पनाह ले सकते थे या जहां पर जो जख्मी है उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकती थी, उनको बाकायदा तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसराइली डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर नहीं है कि उनको ये ना पता हो कि उनका मिसाइल अगर इसराइली दारुल खुलाफा तल अवीव से निकल रहा है तो वो कहां पर जाकर गिर रहा है, और जो जमीनी अटैक्स किए जा रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं। आयरन डोम नामी इस मिसाइल सिस्टम को तमाम तर चीजें मालूम है और ये आपको पता है कि इसराइल ने इस डिफेंस सिस्टम पर कितना काम किया है। अब सूरत हाल ये है कि बहुत से ममालिक इसमें जो है वो शामिल हो चुके हैं। यमन में जो हूसी हैं वो अब फ्रंट पर आकर इसराइल का ये क्लेम है कि हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस तरह से लेबनान में जो हिजबुल्लाह की तंजीम है इसराइल का ये क्लेम है कि वो भी आकर हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। यानी लेबनान की तंजीम भी और यमन से भी अटैक्स हो रहे हैं इसराइल पर, ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और इस वक्त इजिप्ट के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इजिप्ट में लोग ये कह रहे हैं कि हम फलस्तीन में जाकर अपने भाइयों के साथ खड़े होना चाहते हैं, हम इस जंग में शामिल होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये मुतालबा किया जा रहा है कि रफा क्रॉसिंग को खोला जाए जो कि एक गेटवे है गजा को लेकर। और अगर रफा क्रॉसिंग को खोल दिया जाता है और ये आलमी ताकतें जिन्होंने कंट्रोल संभाल रखा है ये इसमें कोई इंटरवीन नहीं करती तो पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से जो काफिले हैं, इमदादी काफिले फलस्तीन में दाखिल होना चाह रहे हैं गजा में, वो बआसानी हो सकते हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि हमने हकायक पर बात की। जिस तरह से मैंने आपको अमेरिकी अदाकारा का ये स्टेटमेंट बताया है, अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट, उनके ब्यूरो चीफ की पूरी फैमिली शहीद हो चुकी है। इस जो फलस्तीनी डॉक्टर्स हैं वो उनकी पूरी फैमिलीज इस वक्त शहीद हैं और जिनकी अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए उनकी बॉडीज वो इस वक्त लापता लोगों की फहरिस्त में आ रहे हैं। इस वक्त फलस्तीन में गजा में जो हालात हैं वो इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर का पहला स्टेटमेंट था अपने ऊपर होने वाले अटैक के बाद कि हम गजा के नक्शे को 180 डिग्री पर तब्दील करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हालात इतने खौफनाक हैं कि इसराइली डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट
حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب جو تازہ ایک خبر آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 8 بھارتیوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اور یہ کہاں پر سنائی گئی ہے؟ ناظرین، یہ سزائے موت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ان کے جو ڈیزگنیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس ویلاگ میں، کیونکہ بھارت کی طرف سے اس میں جو کردار ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے، اور یہ کافی حد تک جو ہے وہ مکروہ ہے۔ قطری عدالت نے 8 بھارتی جو اہلکار ہیں ان کو سزائے موت سنائی ہے۔ اب یہ کر کیا رہے تھے 8 بھارتی اہلکار؟ یہ قطر میں رہ کر اسرائیل کے بہاف پر جاسوسی کر رہے تھے، اور ان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے اطلاعات اور میڈیا کے اندر سے انفارمیشن نکال کر تل ابیب یعنی اسرائیل کے دارالحکومت تک پہنچا رہے تھے۔ اب اسی طریقے سے بھارتی جاسوس دوسرے ممالک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انٹیلیجنس کلیکشن کر رہے ہیں، جس طرح سے قطر میں ہوا، دوسرے ممالک میں بھی جو بھارتی جاسوس ہیں، جو سپائز ہیں، وہ بھی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے جو 7 دن ہیں، 20 روز ہو چکے ہیں، آنے والے 7 دن جو ہیں وہ کس طرح سے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور کون سا ملک جو ہے وہ اس میں اپنا کتنا کردار ادا کر رہا ہے، ڈھک چھپ کر یا پھر سرے عام۔ اس معاملے میں، اس جنگ میں انڈیا، امریکہ، یورپین سٹیٹس اسرائیل کے ساتھ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، ساتھ ان کے کھڑے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات بھی ہے، جس طرح سے امریکی اداکارہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، انڈیا سے بھی جو عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جو جنگ بندی کے حق میں جو صحافی ہیں، وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، امریکہ میں بھی اور یورپین یونین میں بھی۔ اس ویلاگ میں بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اب جنگ بندی کی طرف آیا جائے۔ 20 روز گزر چکے ہیں، عالمی طاقتیں کب تک خاموش رہیں گی؟ اور نہتے فلسطینیوں کے جن کی شہادتوں کی تعداد 7,000 تجاوز کر چکی ہے، کب تک اس پر خاموش رہیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز، را انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی، جو CIA اور جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، یہ اس طرح سے اپنی کارروائیاں اور اب تو کھل کر جس طریقے سے ٹارگیٹڈ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں حساس مقامات پر، ان کو اس طرح سے روکیں گی نہیں جب تک عالمی طاقتیں اس پر انٹروین نہیں کرتیں۔ رخشان میر کو کیپٹل ویلاگ سے دیں اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔